हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगत एक्सप्लेन। चैप्टर 34 की स्टार्टिंग में हम किम और जनरल चू और यूनिक को साथ में जाते हुए देखते हैं, जहां पर किम पूछता है कि जनरल चू, क्या हैंड कैनन को ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है? तब जनरल चू कहते हैं कि हाँ, आमतौर पर यही केस है। तो किम कहता है लेकिन मैंने सुना है कि हम इसे अकेले भी ऑपरेट कर सकते हैं। तब जनरल चू कहते हैं कि हाँ, हम इसे कर सकते हैं। इसमें मार्कमैन अपने राइट हैंड के नीचे आर्म पिट में डंडे को दबा लेता है और अपने लेफ्ट हैंड से फर्श में आगी लगाता है। तो किम कहता है ये तो बहुत ही असुविधाजनक है। तब जनरल चू कहते हैं कि हाँ, इसलिए हम कैनन के ऑपरेशन को पेयर्स में करते हैं, लेकिन इससे यह प्रॉब्लम खड़ी होती है कि इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर कंज्यूम होती है और इसके लिए हमें मार्क्समैन, मतलब जो बंदूक चलाता है, उनके नंबर्स को बढ़ाना पड़ता है। तो किम कहता है कि तो ऐसा है, और मन में सोचता है कि चलो सबसे पहले हैंड कैनन के इशू को सॉल्व करते हैं। और किम अपने रूम में बैठा होता है और सोचता है कि हैंड कैनन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वह बहुत ज्यादा गन पाउडर का यूज करते हैं। और हमें बताता है कि जब वह यूएस सेलिंग बोर्ड बनाने के लिए गया था तो वह वहां पर बहुत से मिलिट्री इंथुजिस्ट से मिला था और उनमें से एक उसका फ्रेंड बन गया और उसने उसे अपनी गन कलेक्शन को दिखाने के लिए बुलाया और मैं वहां पर बहुत प्रकार के फायर आर्म्स को देख पाया। वह बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं किसी गन्स के म्यूजियम में हूँ। और फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर किम का फ्रेंड किम से कहता है कि जुनू, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि आखिर एक बुलेट कैसे बनती है। और किम मन में सोचता है कि जैसे मैंने यूएस से उम्मीद की थी, जो कि एक गन कंट्री है, ये से तो बुलेट बनाना भी आता है। और सोचता है कि इसने बहुत ही छोटी मात्रा में गन पाउडर बुलेट में डाला और फिर अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर तुमने कितना गन पाउडर डाला इसमें? तो उसका दोस्त कहता है कि मैंने 30 ग्राम के करीब डाला है। तो किम कहता है कि 30 ग्राम? तब उसका दोस्त कहता है कि 30 ग्राम नहीं, 30 ग्रेन, और कहता है कि ग्रेन गन पाउडर का वजन नापने की इकाई है, इसे अच्छे से याद रखना। और फिर किम ग्रेन को ग्राम में बदलने के लिए गूगल करता है और वह यह देखकर चौंक जाता है कि 30 ग्राम केवल 2 ग्राम के लगभग है। और मन में सोचता है कि तुम केवल 2 ग्राम गन पाउडर से एक 14 जी लीड वाली बुलेट को साउंड की स्पीड से फायर कर सकते हो, ये तो कमाल की चीज है। और फिर हम किम को प्रेजेंट में देखते हैं, जो कहता है कि स्मोक लेस पाउडर के मुकाबले ब्लैक पाउडर की पावर आधी होती है, लेकिन 40 ग्राम के करीब यूज करने पर यह कम से कम 50 कैलिबर ग्रेड की पावर को उत्पन्न करेगा। और किम कहता है कि आज के समय में हमारे पास कोई प्रॉपर एमिंग डिवाइस नहीं है, इसलिए नंगी आंखों से शूटिंग करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन इस तरह से एम पर शूट करने के लिए हमें बहुत पास से शूट करना पड़ता है और इसमें बहुत सारी बुलेट्स भी लगती हैं। लेकिन यदि हम उन बुलेट्स की पावर को देखें तो हमारे पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं होगा कि हमें गन पाउडर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और यदि हमने गन पाउडर को बढ़ाया तो सोल्जर्स गन को रिकॉल करते करते ही ऊपर पहुंच जाएंगे। ये तो एक विशियस साइकिल बन गया है। और सोचता है कि क्या मुझे एक प्रॉपर एमिंग डिवाइस बनाना चाहिए, लेकिन आखिर मैं इस जोशन एरा में डिवाइस कैसे बना सकता हूँ? और हम बाहर यूनिक को खड़ा देखते हैं, जो कि किम की ये बातें सुनकर पक रहा होता है। और फिर किम कहता है कि क्या मुझे हैंड कैनन को इम्प्रूव करना चाहिए? यदि मैं उन्हें इम्प्रूव करूंगा तो मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से करना चाहता हूँ, लेकिन क्या जोशियन सोल्जर्स रिकॉल को हैंडल कर पाएंगे? और फिर किम अपने रूम का दरवाजा खोलता है और कहता है कि ठीक है, सबसे पहले हम हमारी सबसे छोटी समस्या को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। और कहता है कि यूनिक, हम मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ जा रहे हैं। और फिर हमें मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल चूंग स्कॉट करते हुए बुक पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर किम बहुत चौंकता है। और यूनिक कहता है कि राजकुमार क्राउन प्रिंस यहाँ पर हैं। तो जनरल चूंग कहते हैं कि राजकुमार, आप यहाँ पर हो, मुझे माफ करना, मैं अभी तैयारी करता हूँ। तो किम कहता है कि आपको जरूरत नहीं है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो जनरल चू कहते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से आपको उसका जवाब दूंगा। तो किम कुछ देर सोचता है और कहता है कि जो हम बैरल में बिक्स का यूज करते हैं, क्या उन सभी की थिकनेस सेम है? तो जनरल चू कहते हैं कि हाँ, आप सही हैं। तो किम पूछता है कि क्या मैं उन बिक्स को देख सकता हूँ? तो जनरल चू कहते हैं कि आप कुछ देर रुकिए। और जनरल चू किम को बिक्स देते हुए कहते हैं कि ये है, लेकिन आपको ये किस लिए चाहिए? तो किम कहता है कि क्या आप इस बिक को मेरे लिए जला सकते हैं? तो जनरल चू कहते हैं ठीक है, और उस बिक को जलाते हैं और किम फूंक मारकर उसकी आग को बुझा देता है, जिसे देखकर जनरल चू को कुछ समझ में नहीं आता। तो किम कहता है कि मैं दूसरी बिक्स को भी देखना चाहता हूँ, और वह दूसरी बिक्स को जलाकर फिर से बुझा देता है। और किम कहता है कि जैसा मैंने सोचा था जनरल, आपको भी यह समस्या समझ में आ गई है ना? तो जनरल चू कहते हैं कि यह बिक्स के कारण हो रहा है, यह बिक्स हवा से बहुत कमजोर है। तो किम कहता है कि आप सही हैं, क्या आपको इस समस्या की कोई रिपोर्ट आई है? तो जनरल चू कहते हैं कि मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। यदि सोल्जर्स को बिक्स जलाते समय वह हवा से बुझ जाती है तो वह उसे रिप्लेस करते हैं और उसे फिर से जला देते हैं। तो किम कहता है लेकिन बैटलफील्ड में यह बहुत
बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जंग के मैदान में समय ही जिंदगी है। तो किम जनरल चो से कहता है कि आप ऑर्डिनेंस सेल अभी जाइए और वहाँ जाकर एक सही थिकनेस वाली विक्स को चुनिए। तब जनरल चो मन में सोचते हैं कि आखिर इतनी यंग बच्चे के दिमाग में ऐसा आइडिया कैसे आ सकता है, और कहते हैं कि जैसा आपका आदेश। और फिर हम वित्त मंत्री और ली चोंग को देखते हैं, जहाँ पर ली चोंग कहते हैं कि वित्त मंत्री आपको बहुत समय से नहीं देखा। तो वित्त मंत्री कहते हैं कि माय लॉर्ड ली चोंग। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वित्त मंत्री ली चोंग से पूछते हैं कि कुछ दिन होगा जब से मैंने क्राउन प्रिंस को नहीं देखा। तो ली चोंग कहता है कि मैंने सुना है कि वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को इंस्टीट्यूट बिल्डिंग में पिछले 5 दिनों से बंद कर लिया है। जिस पर वित्त मंत्री चौंकते हैं कि 5 दिन। तब ली चोंग कहता है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस सेल से कुछ समय पहले मरकरी भी मंगाई है। जिस पर वित्त मंत्री और ज्यादा चौंकते हैं और कहते हैं कि आखिर मरकरी क्यों। तो ली चोंग कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे इसी से रिलेटेड काम के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैं अब जाता हूँ। जिस पर वित्त मंत्री कहते हैं कि गुड लक लॉर्ड ली चोंग। और फिर हम उन 5 को किम के सामने बैठे देखते हैं, जहाँ पर किम कहता है कि आप लोगों को देखे बहुत समय हो गया है। और किम मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क मिनिस्टर जोंग चो से पूछता है कि कैलेंडर रिवीजन की मेथड का काम कैसे चल रहा है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क के जोंग चो को देखते हैं, जिनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़े होते हैं, जो कहते हैं कि हमारी प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम मिग एम्पायर के कैलेंडर और हमारे कैलेंडर को एक दूसरे से मिलाने के लिए न्यू टेक्निक को क्रिएट कर रहे हैं। तो किम कहता है कि बहुत अच्छे, हमें आकर इसका रिजल्ट कब तक देख सकता है। तो जोंग चो कहते हैं कि हम इसे विंटर के समय तक फिनिश कर सकते हैं। तब किम मुंह बनाकर कहता है कि विंटर, और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, आप प्लीज इसे चुइसोंग तक फिनिश करिए। और फिर हमें बताया जाता है कि चुइसोंग कोरिया में थैंक्सगिविंग फेस्टिवल है, जो कि शरद ऋतु के मध्य में मनाया जाता है। तब किम कहता है कि कैलेंडर रिवीजन और ज्यादा लेट नहीं हो सकता, यदि तुम्हें जरूरत है तुम एक्स्ट्रा ऑफिसर्स को हायर कर सकते हो। तो जोंग चो मुंह बनाकर कहता है कि यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, और मन में सोचते है कि आखिर कोई इस जगह पर क्यों आना चाहेगा जहाँ पर दिन रात काम ही काम होता है। तो किम गुस्सा होते कहता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि तुम मेरे नाम का यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये काम चुइसोंग से पहले ही करना होगा। जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क जोंग चो कहता है कि जैसा आपका आदेश। और फिर किम कहता है जनरल चू और जनरल ली चियोंग। तो दोनों कहते हैं कि जी राजकुमार। तो किम कहता है कि मैं आप दोनों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क देने वाला हूँ। तो दोनों थोड़े घबराते हैं और जनरल ली चियोंग पूछते हैं कि ये क्या है। तो किम कहता है कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, और एक स्क्रॉल को उठाकर कहता है कि यदि हमारे पास ये चीज है तो हम बैटलफील्ड के फ्यूचर्स को चेंज कर सकते हैं। तो जोंग चू कहता है कि हम बैटलफील्ड के फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं कैसे। और तभी उसकी नजर ब्लूप्रिंट पर पड़ती है, जो कि न्यू टाइप की गन बनाने का ब्लूप्रिंट होता है। चैप्टर 35 की स्टार्टिंग में हम उन मंत्रियों को देखते हैं जो गन के ब्लूप्रिंट को देखकर कहते हैं कि ये तो किम कहता है कि यह वह गन है जो मेरे दिमाग में आई थी, जिसे देखकर वह सभी हैरान रहते हैं। और किम कहता है कि यदि हमने इसे बना लिया तो हम बैटलफील्ड के फ्यूचर को बदल सकते हैं। और बोलता है कि लॉर्ड ली चोंग और जनरल चियोंग चलिए साथ में इस गन को बनाते हैं। तो जनरल चो थोड़े संकोच करते हैं और ऑफिसर ली चोंग कुछ सोचते हैं। और तब रॉयल काउंसलर जिंग कहते हैं कि राजकुमार यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं क्यूरियस हूँ। तो किम पूछता है कि आखिर क्या है। तो रॉयल काउंसलर जिंग कहते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में यदि हम इस रिंग जैसे पार्ट के अंदर किस चीज को पुल करेंगे तो ऊपर जो गोल सी चीज है वह मूव करेंगी। आखिर हम इसमें बिग का यूज कैसे कर सकते हैं। तो किम कहता है कि रॉयल काउंसलर जेंग, यदि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। तो जेंग कुछ सोचता है और कहता है कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इस पार्ट में बिग को अटैच करता और इस पार्ट में एक ऐसी डिश कनेक्ट करता जिसके अंदर गन पाउडर होता, और जिससे हम जैसे ही ट्रिगर को पुल करते तो जो ऊपर का पार्ट बिग को पकड़े हुए है वह मूव करता और सीधा जाकर गन पाउडर से टकराता, जिससे कि वह आग पकड़ लेता और वह आग गन के बैरल के अंदर जाती और एक बहुत बढ़िया विस्फोट होता। तो किम खुश होता है और कहता है कि जैसा मैंने रॉयल काउंसलर जेंग से एक्सपेक्ट किया था, आपका एनालिस्ट तो कमाल का है। ये सुनकर ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि तो ये ऐसा है। और फिर जनरल चोक कहते हैं कि रॉयल काउंसलर जेंग की बात सुनकर मुझे लगता है कि ये डिवाइस काफी सरल है। इस तरह से तो हमें दूसरे सोल्जर्स की जरूरत नहीं होगी विग्स को जलाने के लिए, और इससे हमारा गन फायर करने का टाइम भी कम हो जाएगा। तो किम कहता है कि आप सही हैं। तब रॉयल काउंसलर जिंग कहते हैं कि लेकिन इस ब्लूप्रिंट में तो कहीं भी बिग और गन पाउडर डिस्क का मेंशन नहीं है, आखिर आप इसमें गन पाउडर कहाँ यूज करने वाले हैं। तब किम हंसता है और कहता है कि चलो मुझे इसे एक्सप्लेन करने दो, और कहता है कि पश्चिमी लोगों के हिसाब से ये गन के ऊपर चिकन हेड जैसा पार्ट है, इसे कोक कहते हैं, और कैप पश्चिमी लैंग्वेज में टोपी को कहते हैं, और कैप के नीचे जो उभरा हुआ भाग है उसे निपल कहते हैं। और पूछता है कि क्या आप लोगों को निपल्स का मतलब पता है।
है। तब ऑफिसर जुंग इंजू कहते हैं कि ये तो बहुत गंदी बात है, और किम मन में सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था सभी लोग सेम होते हैं। तो किम कहता है कि गन पाउडर कैप के अंदर इंस्टॉल होगा। तो ऑफिसर जुंग इंजी कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमें केवल ये कोक नाम की चीज को मूव करना है और वह जाकर सीधे कैप को हिट करेगी। तो किम कहता है कि आपने सही कहा, जिस समय वह कोक कैप को हिट करेगी उसी के साथ एक बहुत बड़ा धमाका होगा। तो जनरल चोंग कहते हैं लेकिन राजकुमार अभी एक समस्या है और वह है गन पाउडर। हम अभी जो गन पाउडर यूज करते हैं उसमें एक समस्या है। जिस पर ऑफिसर ली चोंग पूछते हैं कि आखिर आपका क्या मतलब है। तो जनरल चोंग कहते हैं कि अभी के समय में गन पाउडर को हैंडल करने के साथ साथ उसको बनाते समय बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले गन पाउडर को बनाना ही बहुत डेंजरस है और साथ ही उसे स्टोर करना भी बहुत मुश्किल है। यदि गन पाउडर के इंग्रेडिएंट्स को मिलाते समय यदि वह थोड़े से भी हिले और एक दूसरे से रब हुए तो वह फट जाएंगे, और यदि उन्हें गलत तरीके से स्टोर किया गया तो जो मिक्स इंग्रेडिएंट हैं वह अलग हो जाएंगे। और साथ ही में सॉल्ट पेपर जो कि गन पाउडर बनाने का मेन कंपोनेंट है वह जल्दी ही नमी को सोख लेता है। इसलिए मिलिट्री उस सॉल्ट पेपर को मिट्टी के साथ मिक्स करके रखती है ताकि उसमें नमी न चढ़े। और जनरल चो कहते हैं कि तो यदि हम अभी के गन पाउडर को कैब में यूज करेंगे तो मुझे चिंता है कि अभी का गन पाउडर नमी को सोख सकता है। और फिर किम जाकर एक कटोरी को उठाता है और कहता है कि जो जनरल चो ने कहा है वह बिल्कुल सही है, लेकिन इस समस्या का भी एक समाधान है। इस पर सभी ऑफिसर चौंकते हैं और किम उन्हें एक कटोरे में कुछ चीज दिखाता है। तो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या है। तो किम कहता है कि क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए, यह वह गन पाउडर है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। और किम मन में सोचता है कि मैं इसे और अच्छा बनाना चाहता था, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। और किम कहता है कि मैंने इसे सिल्वर पाउडर नाम दिया है। तो रॉयल काउंसिलर जेंग कहते हैं कि सिल्वर पाउडर, अब आप ये मत कहना कि आपने रियल सिल्वर को यूज किया है। तो किम कहता है कि मैंने इसमें सिल्वर का यूज नहीं किया, मैंने इसमें सॉल्ट पेटर, मरकरी और एल्कोहल का यूज किया है। तो सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये बाजार थिंग्स क्या हैं। और फिर किम कहता है कि कॉलर जुंग इंजी। तो ऑफिसर जुंग इंजी कहते हैं कि जी। तब किम कहता है कि आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आप इसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, और उन्हें हथौड़ा दिखाते हुए कहता है कि क्या आप इस सिल्वर पाउडर को पीटना चाहेंगे। तो ऑफिसर जंग इंजी कहते हैं ठीक है, और मन में सोचते हैं कि आखिर ये मुझे ये यूजलेस चीज करने के लिए क्यों बोल रहा है। और जैसे ही वह सिल्वर पाउडर पर हथौड़ा मारते हैं तो एक धमाका होता है और वह दूर जाकर गिरते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और दूसरे मंत्री भी चौंकते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज थी। तो किम हंसते हुए बोलता है कि जनरल चोंग और लॉर्ड ली, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जनरल चू कहते हैं कि इसके साथ हम जरूर ही इस गन का यूज कर सकते हैं। आखिर आपको ये गन पाउडर बनाने का विचार कहाँ से आया राजकुमार। तो किम कहता है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं महान हूँ, और कहता है कि ये चीजों को हटाओ, और उन्हें एक गन का मॉडल दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी ड्राइंग का एक रफ मॉडल है, और उन्हें गन पकड़ कर दिखाता है और कहता है कि जब हम इसे रियल में यूज करेंगे तो हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो लॉर्ड ली चोंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता। और जनरल चोंग कहते हैं कि क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ। तो किम कहता है कि हाँ बिल्कुल आप इसे पकड़ सकते हैं। और जनरल चियो उस गन को पकड़ कर देखते हैं और कहते हैं कि क्या मुझे इस तरह से इसे यूज करना चाहिए। तो रॉयल काउंसिलर जेंग और ऑफिसर जुंग चू बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जनरल आप तो इसमें कमाल के दिख रहे हैं, आप तो इसमें बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। इन्हें देख करके मन में सोचता है कि ये बुड्ढे लोग। तो ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि यदि हम इस गन का यूज करेंगे तो यह गन मल्टी राउंड सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं होगी, इसमें सिंगल राउंड फायरिंग ही सबसे अच्छी तरीके से बैठेगी। तो किम कहता है कि हाँ। तब मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क मिनिस्टर जोंग चो कहते हैं राजकुमार मैं ज्यादा कुछ तो मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में नहीं जानता, लेकिन क्या इसमें एक राउंड से टारगेट को हिट करना मुश्किल नहीं होगा। तब रॉयल काउंसिलर जेंग गन के ऊपर एक छोटे सी चीज को देखते हैं और कहते हैं कि ये जो चीज गन के ऊपर लगी है इससे यह हमें निशाना लगाने में मदद करेगी, और इसका इलोंगेटेड शेप हमें टारगेट हिट करने में भी मदद करेगा। तो किम रॉयल काउंसिलर की बात है सुनकर उनके हाँ में हाँ मिलाता है, और रॉयल काउंसिलर जेंग कहते हैं कि लेकिन राजकुमार मेरा एक और क्वेश्चन है। तो किम कहता है कि आप पूछ सकते हैं, और जेंग कहता है कि गन के ब्लूप्रिंट को देखकर मैं एक चीज के बारे में और क्यूरियस हूँ, क्या यह गन कास्टिंग के द्वारा नहीं बनाई गई है। और हमें बताया जाता है कि कास्टिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट को मेटल को गलाकर और उसे मोल्ड कर बनाया जाता है। तो किम कहता है कि हाँ तुम सही हो, ये गन फॉर्गिंग द्वारा बनाई गई है। इस पर वह लोग चौंकते हैं और कहते हैं कि फॉर्गिंग, और पूछते हैं कि क्या आप इसे लोहे से बनाने वाले हैं। तो किम कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम इसके बारे में ऑर्डिनेंस सेल को पहले ही बता दोगे। तो रॉयल काउंसिलर जेंग कहते हैं कि जैसा आपका आदेश। और फिर हमें कुछ हफ्तों बाद किंग ऑफिस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा
कहता है कि मैंने कुछ दिनों से क्राउन प्रिंस को नहीं देखा, वह कल की मीटिंग से भी एब्सेंट थे, आखिर वह इन दोनों कर क्या रहे हैं। तो यूनिक कहता है कि महाराज क्राउन प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो राजा कहता है कि उन्हें अंदर लेकर आओ, और हम मिनिस्टर्स को देखते हैं जो मन में सोचते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और किम राजा के सामने झुककर कहता है कि आप कैसे हैं फादर। तो राजा कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम आखिर आ ही गए, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो किम कहता है कि मैं यहाँ पर आया ताकि मैं आपको अभी की करंट रिसर्च के बारे में रिपोर्ट दे सकूं। और कहता है कि यूनिक किम को एक बुक पकड़ाता है, और किम कहता है कि ये बुक जूसियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक की गई रिसर्च के बारे में है। और राजा उस बुक को पढ़ता है और कहता है कि क्राउन प्रिंस, क्या इस बुक में जो भी लिखा है वह सच है। चैप्टर 36 की स्टार्टिंग में हम राजसभा का सीन देखते हैं, जहाँ राजा कहता है कि क्या इस बुक में जो भी लिखा है वह सच है। तो किम कहता है कि जी महाराज। और राजा कहता है कि तो तुमने एक ऐसी अर्थमेटिकल मेथड खोज ली है जो मेग एम्पायर के कैलेंडर को जूसियन कैलेंडर के हिसाब से एडजस्ट कर सकती है। तो किम कहता है कि जी आपने सही कहा। और किम कहता है कि फादर, क्या आपको कुछ समय पहले हुए ग्रहण रिलीफ रिचुअल के बारे में याद है जो कि गलत हो गया था। और हमें बताया जाता है कि ग्रहण रिलीफ रिचुअल एक ऐसा रिचुअल है जहाँ पर राजा सन और मून से प्रार्थना करता है और आत्ममंथन करता है। और हमें बताया जाता है कि पुराने समय में ग्रहण को बुरा और महामारी के आने का सूचक माना जाता था। तो राजा कहता है कि हाँ मुझे याद है, उस समय की सेरेमनी 15 मिनट लेट हो गई थी, इसलिए जो मैन उस सेरेमनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसे कोड़े पड़े थे। तो किम कहता है कि हाँ, लेकिन आखिर ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कैसे। इसका कारण यह है कि हमारा जूसियन कैलेंडर मेग एम्पायर के कैलेंडर से मैच नहीं हुआ, इसलिए यदि हम अर्थमेटिकल फार्मूले से अपने कैलेंडर को रिवाइव करें, तो राजा कहता है तो इससे हमें बहुत सी चीजों में मदद होगी। और फिर वह एक चित्र देखता है और कहता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन टूल क्या है। तो किम कहता है कि जैसा इस डिवाइस का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन टूल, यह वही काम करता है। तो राजा कहता है कि लेकिन इसे इस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो किम राइट स्टेट काउंसलर की तरफ देखता है और कहता है कि ये, और बोलता है कि मैं इसके बारे में आपको बाद में रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। तो राजा कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। तभी उसे कुछ समझ में आता है और कहता है कि ठीक है, तुमने सही कहा। और मन में सोचता है कि ये बच्चा जूसियन की मेग एम्पायर के साथ रिलेशनशिप को भी कंसीडर करता है। और हमें बताया जाता है कि ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मेग एम्पायर और जूसियन के बीच एक डिप्लोमेटिक इशू खड़ा कर सकता था। इस कारण से किम ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें एक अलग से कैलेंडर बनाने की जगह मेग एम्पायर के कैलेंडर बनाने की मेथड को रिवाइज करने की बात कही। और फिर राजा कहता है कि चलो इस मैटर के बाद में बात करते हैं। तो किम कहता है कि जी फादर। और हमें बताया जाता है कि कैलेंडर के रिवीजन में बहुत सारी और भी रिपोर्ट शामिल की गई। और फिर राजा कहता है कि क्या इतना ही सब है। तो किम शांत रहता है और राजा मन में सोचता है कि इसने सबसे मेन पार्ट को छोड़ दिया जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस हूँ। और बोलता है कि क्राउन प्रिंस, मैंने इसमें मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट्स नहीं देखी। तब किम कहता है कि ये कि मिलिट्री की प्रोग्रेस बहुत ही कॉन्फिडेंटल मैनर है, इसलिए इसके लिए हमें और समय चाहिए। और फिर हम वित्त मंत्री को देखते हैं जो मन में सोचता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और किम बोलता है कि क्यों ना आप हमारा थोड़ा और बजट बढ़ा दें। तो राजा गुस्सा होते हैं और कहता है कि यू रास्कल, पहले हमें कोई रिजल्ट दिखाओ तब हम तुम्हारा बजट और बढ़ा देंगे। और हमें बताया जाता है कि राजा सिजोंग के बहुत दबाव डालने पर भी हयान किम ने अपना मुंह नहीं खोला। ये ही जनरल चो और ली चोंग के ऊपर अप्लाई होता है। इससे फर्क नहीं पड़ा कि सुजेंग और दूसरे मिनिस्टर्स ने उनके ऊपर कितना प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। और फिर हमें रात में किंग रेसिडेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा बैठकर सोचता है कि क्या मुझे थोड़ी देर और हयांग का इंतजार करना चाहिए कि वह बच्चा कब अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे, या फिर मुझे वहां जाकर खुद ही देखना चाहिए। और तभी राजा को बाहर से यूनिक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि महाराज, क्राउन प्रिंस राजकुमार यहाँ पर हैं। तो राजा चौंकता है और कहता है कि उसे जल्दी अंदर भेजो। और राजा बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि क्राउन प्रिंस, आखिर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो किम कहता है कि मुझे इतनी रात को विजिट करने के लिए क्षमा करना, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स और सोल्जर्स ट्रेनिंग सेंटर के चाहिए। तो राजा निराश होता है और कहता है कि क्या तुम्हें वह लोग सच में चाहिए। तो किम कहता है कि हाँ, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो उन नए वेपन्स को हैंडल कर सकें। तो राजा कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें परमिशन दी। और किम खुश होता है और कहता है कि आपकी महानता का कोई अंत नहीं है। और बोलता है कि हम लोगों के पास अभी कुछ फंड कम पड़ रहे हैं, तो क्या आप हमें थोड़े और दे सकते हैं। तो राजा गुस्सा होता है और कहता है कि यू रास्कल, अभी कभी यहाँ से वापस चले जाओ। और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग सेंटर के मिलिट्री ऑफिसर्स और सोल्जर्स को रिसर्च इंस्टीट्यूट में असाइन किया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जिन
जिन मिलिट्री ऑफिसर्स और सोल्जर्स को रिसर्च इंस्टीट्यूट में असाइन किया गया उन्होंने भी अपना मुंह नहीं खोला, और साथ ही जिन सोल्जर्स को रिसर्च इंस्टीट्यूट में असाइन किया गया था उनकी जल्दी लोकेशन को चेंज कर दिया गया और उन्होंने एक ऐसी लोकेशन चुनी जिसके आजू बाजू एक बहुत ही डेंस फेंस लगाई गई और उन फेंस की सिक्योरिटी को भी इंश्योर्ड किया गया, और उसी के साथ उन दीवारों के पीछे से हर दिन बहुत तेज आवाज सुनाई देती थी। और साथ ही हयांग किम ने उन फेंस के सामने एक साइन बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था एरिया 51। और फिर हम राज्यसभा का सीन देखते हैं जहाँ राजा कहता है कि एरिया 51 आखिर इसका मतलब क्या है, जिस पर चीफ स्टेट काउंसलर ली कहते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम आखिर उन्होंने वह साइन वहाँ पर क्यों लगाया, और मैंने एक न्यू वर्ड सुना है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है जो कि है गेम चेंजर। तो राजा पूछता है कि गेम चेंजर आखिर ये क्या है, जिस पर चीफ स्टेट काउंसलर कहते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम आखिर इसका मतलब क्या है, लेकिन मैंने सुना है कि ये पश्चिमी लोगों का कोई वाक्य है। और हमें बताया जाता है कि जब से हयांग ने एरिया 51 बनाया है तब से वह सुबह डेली 6 से 7 के बीच उठ जाता है, और जैसे ही वह अपनी बेसिक चीजों को करता है वह सीधे रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑर्डिनेंस सेल और एरिया 51 की तरफ दौड़ लगा देता है। और साथ ही किम ने अपने समय को बचाने के लिए हॉर्स चलाना भी सीख लिया, और जब लोगों ने किम की इस नए प्रोफेशन को देखा तो वह किम के काम के बारे में और ज्यादा क्यूरियस होने लगे। और फिर हम वित्त मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मिनिस्टर को देखते हैं जो मन में सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ आखिर राजकुमार क्या करने वाले हैं। और फिर हमें किंग ऑफिस हॉल मतलब राज्यसभा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि महाराज हमें और देर इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि आखिर क्राउन प्रिंस इस समय क्या कर रहे हैं। तो दूसरा मंत्री कहता है कि हाँ लेफ्ट स्टेट काउंसलर ने सही कहा, हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि आखिर हमारे बजट के पैसे कहाँ जा रहे हैं। और फिर हम राजा को देखते हैं जिसकी आंखों पर गड्ढे पड़े होते हैं जो कहता है कि मैं भी मंत्रियों की तरह सोचता हूँ कि आखिर हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, और कहता है कि चीफ यूनिक जाकर क्राउन प्रिंस को भी बुलाओ। तो चीफ यूनिक कहता है जी महाराज, और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम राजा के सामने झुककर कहता है कि फादर आपने मुझे बुलाया है। तो राजा कहता है कि तो तुम आ ही गए, और राजा कहता है कि मुझे पता है कि तुम लास्ट स्प्रिंग से हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हो, लेकिन मिनिस्टर्स और मैंने अभी तक लास्ट स्प्रिंग के बाद से कोई रिपोर्ट नहीं सुनी है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हारी प्रोग्रेस को जानना चाहते हैं। तो किम कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन ये मैटर जोशियन के नेशनल डिफेंस से रिलेटेड है, तो हमारे पास जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक सीक्रेट रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट मैटर है। तो राजा कहता है मुझे पता है, लेकिन ये मैटर कितना ही सीक्रेट क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही बिना किसी रिपोर्ट के पैसे नहीं दे सकता। और हम ऑफिसर ली चोंग और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क जुंग चो को देखते हैं जिनकी आंखों पर गड्ढे पड़े होते हैं, और राजा कहता है कि मैं तुम्हारे वर्क का ऑडिट करने वाला हूँ, जिस पर किम चौंकता है और राजा कहता है कि मैं ऑडिट करने से पहले तुम्हें प्रिपरेशन का पूरा टाइम देता हूँ, तुम्हें कितना समय चाहिए। तो किम मन में सोचता है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है, और बोलता है कि मुझे 5 दिन का समय दीजिए। तो राजा कहता है कि बहुत अच्छे, हम 5 दिन बाद तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑडिट करेंगे। और फिर हमें 5 दिन बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी ऑफिसर्स बाहर राजा का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। तो किम कहता है कि फादर आप यहाँ आ गए हैं। तब राजा कहता है कि हाँ, तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्केल को देखकर लगता है कि यह पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, यहाँ पर पहले से बहुत ही ज्यादा ऑफिसर्स हैं, लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी कंडीशन अच्छी है, या फिर ये सिर्फ मुझे दिख ही रहा है। और हम देखते हैं कि उन सभी ऑफिसर से रात दिन काम करवाया गया होता है। तो किम कहता है कि फादर इनकी खराब कंडीशन केवल आपको ही दिख रही है, बाकी ये लोग बहुत ठीक हैं। और दरवाजा खोलकर कहता है कि चलिए आपको मैं अंदर का सीन दिखाता हूँ। तभी राजा की नजर कुछ मशीन्स पर पड़ती है और कहता है कि क्या यह वह प्रोडक्ट नहीं है जिन्हें रॉयल काउंसलर जेंग बना रहे थे। तो किम कहता है कि ये तो कुछ स्मॉल मॉडल्स हैं जिन्हें केवल डिस्प्ले के रूप में रखा गया है, ये काम नहीं करते। तो राजा कहता है कि तो ऐसा है, लेकिन ये चीजें तो मैंने जितना बजट दिया था उस बजट से बहुत कम में बन सकती हैं। तो किम अंदर जाता है और कहता है कि फादर ये तो अभी शुरुआत है, हमारे मेन प्रोडक्ट तो अंदर हैं। और फिर दरवाजा खोलता है जहाँ पर हम अलमारी में परकाल, ट्रायंगल, जहाज और स्टीम इंजन को देखते हैं, जिस पर राजा उन चीजों को देखकर खुश होता है और कहता है कि आखिर ये सारी चीजें क्या हैं।